हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 हिंदी की बात करें बच्चों, चैप्टर नंबर 5 ऊषा यानी शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता है, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इस चैप्टर की व्याख्या इसके पहले जस्ट मैंने अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। बच्चों, आप लोगों को जो भी टॉपिक दिक्कत होती है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और यदि किसी बच्चे को नोट्स लेना है तो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, यहाँ पे मात्र 100 रुपये चार्ज लगते हैं। जैसे हिंदी का नोट्स लोगे ना, प्रॉपर मिलेंगे, ऑल चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, ग्रामर पोर्शन मिलेंगे बच्चों। 80 पेज का तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उससे बाहर ऑब्जेक्टिव मुश्किल है कि बाहर जाए। यदि उतना आप तैयार कर लोगे, पिछले 10 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे सारे ऐड हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज के प्रश्नोत्तर को। लेकिन जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वही चीज़ करेंगे, जो काम का नहीं है उसे छोड़ देना है, ठीक। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रभातकालीन आकाश कैसा दिखाई देता है। तो सुबह के समय में आकाश का रंग कैसा होता है बच्चों, नीला शंख जैसा दिखाई देता है। किसने लिखा जादू टूटता है। तो आप सबको पता है कि ऊषा कविता के जो कवि हैं, रचयिता जो हैं, शमशेर बहादुर सिंह है। तो शमशेर बहादुर सिंह ही लिखेंगे, कोई दूसरा लिखेगा नहीं बच्चों, ठीक है। किसने लिखा कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई है। तो मतलब कविता की बीच की पंक्ति उठा ली जाती है और पूछ दिया जाता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। सुकून की तलाश क्या है बच्चों, गजलों का संग्रह है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो शमशेर बहादुर सिंह है। देखिए, क्वेश्चन को कई तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा सकता है, इसलिए हर प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लाया जाता है बच्चों। ऊषा शीर्षक के रचयिता कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का ये 7वां क्वेश्चन नहीं है। कभी शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम बताइए, ये भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। कभी शमशेर बहादुर सिंह के कविता संग्रह का नाम लिखिए, ये चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, ये शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं, शमशेर बहादुर सिंह की कविता है बच्चों। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो देहरादून में हुआ था। ऊषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने के बाद, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 12 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है, ठीक। चलिए, इसके बाद मेरे बच्चों, सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो शमशेर बहादुर सिंह की है। इकबाल लिखा है, गलत है ये, ठीक है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, तो ये पढ़ना नहीं बच्चों। किसका जादू टूटता है। तो ऊषा का जादू टूटता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपन पढ़ते हैं यहाँ से। अभी भी क्वेश्चन है, शमशेर को किस नाम से पुकारा जाता है, कवियों के कवि, ठीक। प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों यहाँ से। कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अपन करते हैं। देखिए, जैसे मैं कोई भी प्रश्न उत्तर कराता हूँ बच्चों, जैसे यहाँ पे 10 प्रश्न उत्तर करा दिया, 10 में आपको समझना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, रटना तो बिल्कुल नहीं है। यदि रटोगे तो कभी आप कर ही नहीं पाओगे, तो रटना नहीं है, मात्र समझना है। यदि 10 प्रश्न पढ़ लिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा उन्हीं का निचोड़ लिख देना बच्चों, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा तो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। पहली बात तो यही है कि अंत तक देखोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है। आप सबको पता है बच्चों, जब सुबह होता है तो आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन मतलब सूर्योदय के उदय के लिए आगे बढ़ता है, मतलब समय आगे बढ़ता है, तो आकाश का रंग जो है परिवर्तित होने लगता है। और जब परिवर्तित होता है तो ऐसा दिखाई देता है जैसे मान लीजिए राख से आदमी, कहीं पे एक चौकोन है, चौकोन यानी कोई मतलब एक छोटा सा भाग है जिसको पोत दिया गया है, मतलब लीप दिया गया है। राख से ही लीप चौकोन वाला भाग है उसको लीप दिया गया और वो गीला है, तो ऐसा हमें आकाश दिखाई देने लगता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, कवि को सुबह का आकाश मटमैला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस समय आकाश गहरे नीले रंग से गहरे स्लेटी रंग में तब्दील होता है। पहले आपको जब भोर का समय होता है बिल्कुल नीला, गहरे नीला जैसा दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा
तो आकाश का भी जो रंग का परिवर्तन होगा और एक मटमैला आकार का दिखाई देता है, क्योंकि धीरे धीरे नीलापन कम होते जाता है और स्लेटी रंग में वो बदलते जाता है। इस कारण से राख के लिपे हुए चौके के समान दिखाई देता है मटमैला। जैसे राख से किसी चौके को लीप देते हैं और वो गीला रहता है तो एकदम मटमैला दिखाई देता है, उसी तरीके से सेम आपका आकाश भी दिखाई देता है। ठीक है, मतलब कवि का कहना यहाँ पे कि यदि भोर की बात करें हम तो भोर एकदम बिल्कुल नीला दिखाई देगा, है ना, नीले शंख जैसा दिखाई देगा। ठीक है, सीधा सीधा। और जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे समय बदलेगा, लालिमा होने से पहले, लालिमा जैसे बाद में लालिमा दिखाई देता है, लालिमा होने से पहले आकाश नीले रंग से स्लेटी रंग में तब्दील होता है। जिस तरीके से जो आपका राख बच्चों एक चौकोन पर यदि पोत देते हैं, यानी लीप देते हैं बच्चों, तो लिपे हुए चौकोन के समान वो मटमैला दिखाई देने लग जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है। देखो बच्चों, आपको सुबह की बात की जाए तो नीले रंग की दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे समय बीतते जाता है तो जिस तरीके से एक हम राख से किसी चौकोन को लीपते हैं मतलब उसको पानी में गीला करके उसमें पुताई कर देते हैं तो मटमैला दिखाई देने लगता है। फिर बाद में धीरे धीरे वो लालिमा दिखाई देने लगता है बच्चों। ठीक है, क्या लालिमा। और इसके बाद सूर्य की किरणें बिखर जाती है, और जब सूर्य की किरणें बिखर जाती है मतलब सूर्य का चढ़ना, सूर्य भाई उदय होकर के ऊपर की ओर चढ़ेगा, है ना, तो तब वहाँ पर जादू टूट जाता है। देखो, कवि ने सूर्योदय के बाद आसमान में चढ़ते सूरज के साथ साथ सम्मोहित कर देने वाले पल पल रंग बदलने वाले प्रातःकालीन आकाश में जादू के टूटने का वर्णन किया है। मतलब कवि ने जादू टूटने का वर्णन का तात्पर्य है कि जब सूर्योदय हो जाता है तो उसकी लालिमा किरणें जो है वो समाप्त हो जाती हैं और आकाश में बच्चों जो सूर्य उदय होता है वो फिर चढ़ने लगता है, तो जो मनोरम दृश्य है वो खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जादू टूट गया है ना। मतलब कवि ने सूर्योदय के बाद आसमान में चढ़ते सूरज के साथ साथ सम्मोहित करने वाले पल पल बदलने वाले प्रातःकालीन आकाश के जादू टूटने का वर्णन किया है। मतलब सुबह जब होता है, भोर से ही आकाश का रंग पल पल में बदलने लग जाता है। पहले आप लोगों को बताया गया कि शंख जैसे नीला रंग दिखाई देगा, फिर स्लेटी, है ना, फिर मटमैला दिखाई देने लग जाता है, फिर लालिमा दिखाई देती है, धीरे 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 प्रकाश किरणें फैल जाती है, फिर से नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है। भोर के नभ की तुलना नीले शंख से की गई है बच्चों। फिर राख से लिपे हुए एक चौकोन से भी की जाती है। प्रातः नभ मतलब नभ यानी सुबह के समय में आकाश जो है नीला दिखाई देता है, लेकिन भोर का जो नभ होता है, भोर का यानी सूर्योदय के जस्ट पहले का समय, वो राख से लिपे हुए चौकोन की तरह होता है ना, जो कि गीला रहता है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। उषा कविता में भोर की बात की जा रही है, मतलब सूर्योदय के जस्ट पहले, लालिमा के पहले का समय जो होता है वो राख से लिपे हुए चूल्हे की उपमा का संज्ञा दे दी जा सकती है, या कि राख से लिपा हुआ एक चौकोन की बात की जा सकती है जो कि अभी गीला रंग का है, इसलिए वो मटमैला दिखाई देता है। उषा कविता में भोर के आकाश की तुलना राख से लिपे हुए गीले चौके से की गई है, क्योंकि उस समय आकाश थोड़ा मटमैला सा दिखाई देता है, इसलिए कवि ने इसे राख से लिपे हुए चूल्हे के उपमान दिया है। ठीक है, सिंपल है। इसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे फिर भी बराबर नंबर मिलेगा बच्चों। सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट जाता है बताओ। देखो बच्चों, जैसे जैसे सूर्योदय होता है यानी उषा काल में सूर्योदय आकर्षक होता है। जब उषा काल मतलब सूर्य उदय होता है उस समय उसके पहले के समय क्षण और सूर्योदय तक का क्षण थोड़ा आकर्षक होता है। प्रातः काल में जो आकाश है वो नीले रंग की तरह दिखाई देता है। फिर बच्चों उसकी जो प्रकाश किरण है वो फैलने लग जाती है ना। और जब लालिमा दिखाई देता है तो आप लोगों को बताया गया था कि जैसे मान लीजिए एक सिल है, पत्थर में आप केसर को पीसें और उसको धुल दें तो लालिमा बनी रहती है, वैसे ही आकाश की लालिमा दिखाई देती है। या कि कोई बच्चा है लाल कलर के चौक से स्लेट को, है ना, पूरा घिस देता है या उस पर पूरा फैला देता है, तो जिस तरीके से स्लेट नज़र आता है उस तरीके से आकाश की नीला लालिमा जो है दिखाई देती है।
मतलब जो लाल चमकता हुआ लाल कलर यानी जो लालिमा है बच्चों, वो एक स्लेट में मले हुए एक प्रकार से लाल रंग की खड़िया के जैसे दिखाई देता है। तो जैसे जैसे समय होता है तो ये पूरा पहले भोर का समय होता है, फिर सूर्योदय होता है बच्चों, है ना। इसके बाद जो होता है सूर्य धीरे धीरे चढ़ने लगता है, तो प्राकृतिक जो सुबह का मनोरम दृश्य है वो समाप्त हो जाता है। इस तरीके से सूर्योदय से उषा का जादू टूट जाता है। देखिए, उषा काल में सूर्योदय आकर्षक होता है। प्रातः काल नीले गगन में सूर्य की फैलती प्रथम सफेद लाल की किरणें हृदय को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब सुबह तो बिल्कुल मनोरम दृश्य होता है, इसीलिए डॉक्टर भी आपको कहता है कि सुबह के टाइम पे आप लोग टहलो, है ना। और जो सूर्य होता है बच्चों, जैसे सूर्योदय होता है तो प्रकाश किरणें बिल्कुल अच्छे तरीके से हर जगह फैलती है, तो उसका दृश्य और मनोरम रहता है। ठीक है, उसका बरबस आकृष्ट करना ही जादू है। मतलब लोगों तक उसकी आकर्षकता या मतलब एक आकर्षण गुण बनाए रखना ही लोगों के लिए वो जादू होता है। लेकिन जैसे सूर्य चढ़ने लग जाता है वो जादू समाप्त हो जाता है, उसका जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा जाता है। जब भोर का समय होता है ना बच्चों, पहले तो आकाश को बोला गया कि भाई यदि भोर का समय नभ कलंग सुबह की समय की बात की जाती है, तो प्रातः नभ यानी सुबह की बात की जाती है तो आकाश जो है नीले शंख जैसा दिखाई देता है। लेकिन भोर की बात की जाती है तो जो भोर बच्चों यानी प्रकाश किरणें जब फैलने से पहले यानी सूर्य के उदय के पहले जो आकाश है वो मटमैला कलर का रहता है। मटमैला जैसा राख से लिपा हुआ कोई चौकोन है ना, और वो गीला है उस कलर का दिखाई देता है। तो भोर के नभ का रंग नीला होता है, पर साथ ही उसमें सफ़ेदी की बिखरी हुई होती है। राख से लिपे हुए चौका भी जब तक गीला होता है वह मटमैला सा प्रतीत होता है। मैं उसमें नीलिमा और श्यामलता के सफ़ेदी के मिश्रण को देखता हूँ। यही कारण है कि कवि ने भोर के नभ को राख से लिपे हुए चौकोन की संज्ञा दी है। राख के ताजे लिपे चौके में नमी भी होती है, भोर के नभ में भी यही गीलापन होता है। कुल मिलाकर इसको आप अपने भाषा में लिखोगे, रटने की बात नहीं है बच्चों। क्वेश्चन क्या बोला है कि भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा जाता है। क्योंकि आप बता सकते हो कि भाई प्रातः काल का जो समय वो नीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन प्रातः काल से पहले का समय भोर का समय होता है जो कि मटमैला कलर का होता है। जिस तरीके से राख को हम किसी चौकोन पर लेपते हैं और गीला रहता है तो मटमैला दिखाई देता है, इसलिए कहा जाता है कि सूर्योदय का जो आपके भोर के समय की बात की जाती है तो वो भी राख के लिपे हुए चौके के समान दिखाई देता है, इसलिए उसे हम एक प्रकार से बच्चों राख के ही लिपे हुए चौके का संज्ञा देते हैं। ठीक, बस खत्म कहानी। ठीक है, चलिए उषा कविता के आधार पर प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कीजिए। सुबह का वर्णन करना है तो आप अपने भाषा में लिख सकते हो। उषा कविता के आधार पर प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कैसे करोगे कि यहाँ पर जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह है, प्रकट चित्रण का वर्णन करते हुए प्रातः के समय में बताते हैं कि प्रातःकाल हमेशा जो आकाश होता है एकदम शंख जैसे नीला दिखाई देता, नीले शंख जैसा नीले कलर का आकर्षक दिखाई देता है। और जैसे जैसे भोर की बात करते हैं हम यानी प्रातः यानी सुबह होने से पहले की बात करते हैं तो आकाश पूरा का पूरा एक राख से लिपे हुए चौकोन की तरह दिखाई देता है, यानी आकर्षक लगता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो वो एकदम लालिमा बिखर जाती है। जिस तरीके से एक सिल पर पत्थर पर केसर को रगड़ने से लाल रंग का फैलाव होता है, धुलने से भी उसमें हल्का फुल्का लाल कलर की छाप हो जाती है, उस तरीके से जो सूर्य उदय के समय में लालिमा पूरे आकाश में फैली हुई रहती है। सेम जैसे केसर को रगड़ने से सिल पर यानी रगड़ने से धोने के बाद उसमें अपना छाप छोड़ जाता है, ऐसे ही आकाश में सूर्य अपनी लालिमा की छाप छोड़ जाती है। ठीक है, फिर समय धीरे धीरे बीतता है। जैसे जैसे समय बीतता है सूर्य की प्रकाश निकलती है, फैल जाती है। जिस तरीके से एक सुंदर से जल के झील से एक मतलब सुंदरी निकलती है, नहा धोकर सुंदरी निकलती है, उसी प्रकार से आकाश के नीले भाग से सूर्य जो है निकलता है और उसकी तुलना सुंदरी से करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे समय आता जाता है सूर्य की किरणें फैलती जाती है और फिर उषा का जादू टूट जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पूरे पाठ का सारांश ये 5-6 लाइन में लिखना है। सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है। कवि ने आकाश के रंग बारे में कहा कि सिल का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि आकाश ऐसा लगता है जैसे कि किसी काली सिल पर केसर धुल सी गई हो। मतलब जब सूर्य की प्रकाश मतलब फैले बिना
आकाश में सबसे पहले जो आपको सूर्योदय से पहले दिखाई देती है वो लालिमा यानी लाल कलर का पूरा आकाश दिखाई देता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि सूर्य अभी आपके यहाँ तक नहीं पहुँचा है, उसकी प्रकाश किरणें वहीं फैल रही है। और इसकी संज्ञा कवि ने आपको बच्चों, जैसे एक सिल है, पत्थर है, सिल मतलब पत्थर होता है, उस पर अपन क्या करते हैं कि केसर को घिसते हैं, है ना, और सिल पर केसर को घिसने से पूरा लाल रंग फैल जाता है और धुलने के बाद भी अपना लालिमा छोड़ जाता है, छाप छोड़ जाता है। उसी तरीके से सूर्योदय होने से जस्ट पहले, है ना, जो आकाश है वो लाल रंग की दिखाई देती है बच्चों। और या कि आप इसकी तुलना ऐसे भी कर सकते हो कि बच्चे अपने स्लेट पर लाल रंग की खड़िया से लेप कर देते हैं, तो वो आपका एक आकाश के ही जैसा चमकीला सतह दिखाई देता है। इस चीज़ के बारे में, सिल और स्लेट के बारे में उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में समझाया है। ठीक, चलिए। और बच्चों यदि आप लोगों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर, मैं हमेशा पर्सनल नंबर बोलता हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है। मात्र 100 रुपये चार्ज है बच्चों एक सब्जेक्ट के। ठीक, चलिए। यहाँ पे और भी प्रश्न है क्या? ऊषा नामक कविता, ये पहला प्रश्न नहीं पढ़ना बच्चों। प्रातःकालीन आसमान को देखता हुआ कवि मन कहाँ तक पहुँचता हुआ प्रतीत होगा, ये भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। चलिए, बाकी जितना कराया उतना आप लोग पढ़ लेना, इसके अलावा काम का नहीं है। और नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख ही रहा होगा। मात्र 100 रुपये चार्ज है बच्चों, आप लोग नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। देखिए, यदि आप लोगों को लगता है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी में 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास मान लीजिए 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न पढ़ लिए, उसमें से कहीं से भी बीच से भी प्रश्न आएगा, उसका उत्तर आप लिख लोगे। हिंदी आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, उस चैप्टर के सारांश को समझिए, फिर आप अपनी भाषा में लिखिए, नंबर बराबर मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।